हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के सेकेंड पार्ट के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था कि जो सेल जो था वो कैसे कैसे अपना डिवीजन को स्टार्ट करने से पहले कैसे कैसे उसने अपने आप को क्या किया था, प्रिपेयर किया था, जिसको हम लोग ने क्या बोला था, इंटरफेस। तो इस सेल साइकिल इस फिगर को आपको याद होगा तो यहाँ से हम लोग G0 फेज से हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, मेनली G2 फेज तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोग ने देखा था कि कैसे जो सेल है वो अपने आप को डिवाइड करने से पहले कैसे कैसे क्या किया था, प्रिपेयर किया था। और इसीलिए हम लोग उसको प्रिपरेशन फेज भी बोले थे और रेस्टिंग फेज इसीलिए बोले थे क्योंकि वह जो साइकिल था, वह जो स्टेज था, वह जो फेज था वो काफ़ी क्या था, स्लो था। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक बात कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग को बात करना है इसके आगे का। क्लियर है? और जो फेज हम लोग को क्या बोले थे, एम फेज या मल्टीप्लिकेशन फेज या उसी को हम लोग डिवीजन फेज के भी नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग को बात करना है क्या चीज, एम फेज के बारे में। मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं, कर चुके हैं। अब हम लोग को इधर के पार्ट्स के बारे में बात करना है कि इधर के पार्ट्स में रियली वे में होगा क्या, कौन कौन सा फेज आएंगे, वो फेज में क्या क्या होगा, ये सारे टर्म्स को हम लोग को आज क्या करना है, देखना है। तो अब हम लोग इधर देखते हैं इस सारे टर्म्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एम फेज को मतलब डिवीजन फेज को हमने दो भाग में बांटा है। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस पार्ट और दूसरा को बोलते हैं मियोसिस पार्ट। तो पहला यहाँ पे लिखा गया माइटोसिस फेज और दूसरा जो है वह मियोसिस फेज। यह दोनों में डिफरेंस क्या होता है और यही आपको मेन जानना है। बात क्लियर है? तो माइटोसिस में क्या होता है कि जब कोई एक पेरेंटल बॉडी अपने आप को दो डॉटर सेल में कन्वर्ट करता है और दोनों डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, एकदम सेम रह जाता है, इस तरह के डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है कि एक पेरेंटल बॉडी जो है अपने आप को 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? और चारों डॉटर सेल में जो होता है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, आधा आधा हो जाते हैं। मतलब उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। बात क्लियर है? तो हम लोग इस साइकिल में हम लोग ने एक सेल को लिया था। यदि पीछे का वीडियो आपको देखे होंगे तो हम लोग ने यहाँ पे एक सेल को लिया था। ये सेल जो है G0 फेज से स्टार्ट किया था अपना साइकिल को चलना और आया था G1 फेज में, फिर वो आया था S फेज में और फिर वो आया था G2 फेज में। मतलब ये सेल जो है यहाँ तक पहुँच चुका था, ये सेल यहाँ तक पहुँच चुका है। अब इसको इसके M फेज में पहुँचना है इसको। बात क्लियर है? जब यह M फेज में जाएगा तो इसमें दो तरह का डिवीजन होगा। मतलब जो सेल है वो अपने आप को दो तरीका से डिवाइड कर सकता है। जिस पहले डिवीजन को हम लोग बोलेंगे माइटोसिस फेज और दूसरा को बोलेंगे मियोसिस फेज। इस सारे टर्म्स को समझने से पहले आप ये भी समझिएगा कि हमने इस चैप्टर को समझाने से पहले बोले थे कि हम लोग को मेनली एक जो है एक कंप्लीट एक घर से दो घर बनाना है। बात क्लियर है? तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लोग को पहला केस में एक घर से दो घर बनाना है और दूसरा केस में एक घर से क्या करना है, 4 घर बनाना है। लेकिन जो शेप एंड साइज होगा घर का वो एकदम पेरेंट्स के एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए दोनों केस में। बात क्लियर है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम का इसमें जो है मेन है, इसमें लफड़ा है। तो यहाँ पे समझना है, जैसे यहाँ पे देखिएगा कि एक पेरेंटल बॉडी 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हुआ, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एकदम एग्जैक्ट दिख रहा है। मतलब इसमें भी 2n है और इसमें भी 2n है। मतलब ये जो पेरेंटल सेल है और ये जो डॉटर सेल यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों अपने आप को अगर यहाँ पे गौर कीजिएगा तो ये दोनों जो है एकदम पेरेंट्स के एकदम 2 कॉपी दिख रहा है, किसी भी तरह का चेंज नहीं दिख रहा है। इसमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो दोनों जो होगा एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि 1 पेरेंटल सेल बॉडीज डिवाइड इंटू 2 डॉटर सेल and number of chromosome are same, number of chromosome are same in each daughter cell। मतलब दोनों डॉटर सेल में क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, एकदम सेम है। अब दूसरा पॉइंट इसमें लिखा गया है कि इन माइटोसिस डिवीजन प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली सिमिलर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये पॉइंट्स बहुत बार एग्जाम में आता है
कि कौन सा डिवीजन में, मतलब दो तरह का जो एम फेज है, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस, तो कौन तरह के डिवीजन में जो पेरेंट्स जो डॉटर होते हैं वो अपने पेरेंट्स की एकदम 2 कॉपी एग्जैक्ट कॉपी दिखते हैं, तो वो कौन सा होता है? माइटोसिस केस में, क्योंकि इसमें तो एकदम नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह गया, तो पेरेंट्स एकदम क्या दिखेंगे? एग्जैक्ट कॉपी दिखेंगे, किसी भी तरह का वेरिएशन, किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। तो वही यहाँ पे बात लिखा गया है। हम लोग माइटोसिस डिवीजन को इक्विटेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है माइटोसिस डिवीजन ऑल्सो कॉल्ड एज अ इक्विटेशनल डिवीजन। मतलब होता है कि जब हम पेरेंट्स के एकदम इक्वल दिखना, इक्विटेशनल मतलब पेरेंट्स की एकदम एग्जैक्ट कॉपी दिखना, तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है। तो माइटोसिस डिवीजन तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक पेरेंट्स बॉडी से 2 डॉटर सेल, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहना, ये अपने पेरेंट्स से एकदम एग्जैक्ट कॉपी दिखना, कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होना, और ये इक्विटेशनल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का मियोसिस फेज। मियोसिस फेज में क्या होता है कि सेल जो है वो 2 टाइम डिवाइड करता है। फर्स्ट टाइम में क्या करता है? अपने आप को एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट किया। क्लियर है? अब जो है दोनों डॉटर सेल जो बना वो फिर से अपने आप को रिप्लिकेट करेगा, और फिर से दोनों जो है वो 2 डॉटर सेल और बनाएगा, और इस तरह से डिवीजन जो होगा इसमें 2 पार्ट्स में कंप्लीट होगा, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। इस दौरान होगा क्या? तो मेनली यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पेरेंटल सेल बॉडी है। यहाँ पे क्या है? एक पेरेंटल सेल बॉडी है। ये कितना डॉटर सेल में फर्स्ट टाइम डिवाइड करेगा? ये मेनली फर्स्ट टाइम 2 डॉटर सेल में डिवाइड करेगा, लेकिन दोनों डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहीं पे क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहा है, यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहा है। तो इसमें पेरेंट्स के कंपेयर में यहाँ के डॉटर सेल जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। लेकिन ये फिर से डिवाइड करेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में क्या होगा कि वह पेरेंटल सेल जो बना, जो यहाँ से एक डॉटर सेल बना, वो मेनली अब पेरेंट्स कहलाएगा इसके कंपेयर में, और फिर ये 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होगा। तो हर एक डॉटर सेल फिर से कंप्लीट 2 डॉटर सेल में बनाएगा, तो यहाँ पे 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, और चारों डॉटर सेल में इसके कंपेयर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह जाएगा, और यहाँ के कंपेयर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाएगा। तो वही बात लिखा गया है कि 1 पेरेंटल सेल बॉडीज डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल हाफ। मतलब एक पेरेंटल सेल बॉडी जो है वो 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होगा, एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल 1 2 3 एंड 4 एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ। बात क्लियर है? इन मियोसिस डिवीजन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली डिफर। मतलब कि जो प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग होंगे वो अपने डॉटर सेल्स के क्या होंगे? जो प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग होंगे वो जेनेटिकली क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जेनेटिकली डिफरेंट करने का मतलब कि जो भी ऑफस्प्रिंग इसमें प्रोड्यूस होगा वो अपने पेरेंट्स से क्या दिखेंगे? वो मेनली डिफरेंस दिखेंगे। तो वही यहाँ पे बात लिखा गया है। हम लोग मियोसिस डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन के भी नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन इसीलिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, आधा हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन के भी नाम से जानते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि माइटोसिस डिवीजन जो है वह मियोसिस डिवीजन की किस पार्ट से सेम है, मतलब किस फेज से या किस डिवीजन के बराबर है। तो आप गौर से अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि जो माइटोसिस डिवीजन है वह मियोसिस सेकेंड के बराबर है, क्योंकि मियोसिस सेकेंड में भी अगर देखा जाए तो इसमें भी पेरेंट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है, इसके डॉटर सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह रहा है, और यहाँ पर भी तो वही हो रहा है ना। मतलब माइटोसिस डिवीजन में भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुआ पेरेंट्स के कंपेयर में क्या रह रहा है? सेम रह रहा है, और यहाँ पर भी सेम रह रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि जो माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन जो होगा वह किसके बराबर होगा? वह बराबर होगा आपका मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड के बराबर हो जाएगा। तो जो माइटोसिस डिवीजन होगा वह मियोसिस सेकेंड के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रह रहे हैं? सेम रह रहा है। बात क्लियर है? अब यहाँ पे बात आता है कि जो माइटोसिस डिवीजन है या मियोसिस डिवीजन ये किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो जो माइटोसिस डिवीजन होगा वह सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म दोनों में होगा। जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली प्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल करता है, उसमें क्या होता है? माइटोसिस। मतलब इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म।
मतलब इसके अंडर में दोनों आएंगे, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, लेकिन जो म्यूसिस के टर्म्स में आएंगे वो कौन आएंगे? सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ओनली सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे उसमें सिर्फ कैसा डिवीजन होगा? मेनली होगा म्यूसिस डिवीजन, लेकिन जो माइटोसिस डिवीजन होगा वो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ऑर्गेनिज्म में होगा। बात क्लियर है? आज के इस वीडियो में हम लोग को मेन बात करना है माइटोसिस के बारे में कि माइटोसिस जो है वो कैसे कैसे यूजिंग अ 4 फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जिसमें हम लोग का जिसमें प्रोफेज था, मेटाफेज था, एनाफेज था और टेलोफेज था, उसके बाद साइटोकाइनेसिस करके ये कैसे एक सेल से, जो यहाँ पे एक सेल दिख रहा है उससे कैसे 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा और कैसे दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, वो सारे फेज को हम लोग को समझना ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस है। ये सारे पॉइंट्स तो आप लोग को अभी तक इजी लग रहा होगा, लेकिन जो हम लोग को मेन जो क्वेश्चन आता है मेडिकल एग्जाम में, यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको फिगर दे देगा, पूछा जाएगा कि यह कौन फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सारे फेज को आपको डायग्राम भी याद रखना है और सारे फेज के टर्म्स को भी याद रखना है। तो वो हम लोग अब देखते हैं, माइटोसिस फेज को आज कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप एम फेज के या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन फेज के फर्स्ट फेज को यहाँ पे अब समझना है, जिसमें फर्स्ट फेज हम लोग का क्या है? प्रोफेज। प्रोफेज को समझाने के लिए हमने इस सेल को, जो सेल यहां से स्टार्ट किया था G0 फेज से और G1 और S फेज और G2 फेज को कंप्लीट करने के बाद ये अब मल्टीप्लिकेशन फेज मतलब इंटर फेज को कंप्लीट करने के बाद ये सेल अब मल्टीप्लिकेशन फेज में इंटर करने वाला है। तो इसी सेल को हमने यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया है, क्लियर है? और इसमें आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो सेल है इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं। जैसे एक सेल होता है उसमें साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म होते हैं, उसके बाद उसमें न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, और न्यूक्लियस के इनसाइड एक फाइबर होता है जिसको हम लोग क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं, और यही क्रोमैटिन फाइबर जो है वो कंडेंस होने के बाद मेनली डीएनए और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। तो ये फिगर ही, ये जो सेल है ये सेल ही कहाँ पे इंटर करने वाला है? अब प्रोफेज में। तो प्रोफेज को हमने 2 भाग में बांटा है। प्रोफेज मेनली 2 फेज में कंप्लीट होता है, एक होता है ईयरली प्रोफेज और दूसरा होता है लेट प्रोफेज। ईयरली प्रोफेज कहने का मतलब कि शुरुआती का फेज, मतलब जो सेल है वो डिवीजन का पहला जो स्टार्टिंग ही करेगा, तो उस फेज को हम लोग क्या कहेंगे? ईयरली प्रोफेज। और जो प्रोफेज जब जिसमें कंप्लीट होगा पूरी तरह से वो क्या कहलाएगा? लेट प्रोफेज। तो ईयरली प्रोफेज में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि यह जो सेल है, ये सपोज कीजिए कि यह एक सेल है, तो इस सेल के अंदर जो होगा वो मेनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तो सपोज कीजिए कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसी में क्या है? एक क्रोमैटिन फाइबर है। ये क्रोमैटिन फाइबर हो गया, बात क्लियर है? इसी में आपका न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है, और इसी में सेंट्रियोल हो गया, जो न्यूक्लियस के बाहर दिखेगा इस तरह का स्ट्रक्चर में, ये सेंट्रियोल होगा। तो हर एक सेल में कितना सेंट्रियोल रहेगा? हर एक सेल में 2 सेंट्रियोल अवेलेबल रहेगा, बात क्लियर है? और सेल ऑर्गेनेल जो होंगे वह जैसे ही जो हम लोग का सेल आएगा प्रोफेज के ईयरली प्रोफेज में, तो जितने जो सेल ऑर्गेनेल है ये सारे डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब ये सब डिसॉल्व हो जाएंगे, उनका कंसंट्रेशन उसमें से डिसॉल्व हो जाएगा, और सिर्फ ये सारे पार्ट्स इसमें बचेंगे। किस फेज में? ईयरली प्रोफेज में। लेकिन जैसे ही यह फेज, ये हम लोग का क्रोमैटिन फाइबर यहाँ से दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस दिख रहा है, और ये हम लोग का सेंट्रियोल दिख रहा है, ये क्या है? सेंट्रियोल है, ये सारे पार्ट्स दिख रहे हैं। अब ये जो ईयरली प्रोफेज है, अब लेट प्रोफेज में जब जाएगा, जब ये फेज उस फेज में जाएगा, तो होगा क्या कि इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो दिख रहा है वो भी डिसअपियर हो जाएगा, इसका न्यूक्लियोलस जो होगा वो भी डिसअपियर कर जाएगा, और जो इसका सेंट्रियोल है ये अपोजिट पोल के तरफ मूव कर जाएगा, बात क्लियर है? और ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ये कंडेंस करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा, मतलब यही कंडेंस हो जाएगा पूरी तरह से, कंडेंस करके, और क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? मेनली क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये फिगर जो है वो कैसा दिखता है लेट प्रोफेज में। बात तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ईयरली प्रोफेज में जो सेल था, जो ईयरली प्रोफेज में जो सेल था
वो स्टेज अब कहाँ पे इंटर करने वाला है, लेट प्रोफेज में। और जैसे ये लेट प्रोफेज में इंटर किया तो जो ये क्रोमेटिन फाइबर था ये कंडेंस कर गया, पूरी तरह से कंडेंस कर गया। अब यह पूरी तरह से कंडेंस करने के बाद क्या करेगा, यह एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें क्रोमोसोम जो है वह 2n के फॉर्म में दिख रहा होगा। बात क्लियर है, ये क्रोमोसोम यहाँ पे फॉर्म हो गया। इसके बाद ये जो सेंट्रियोल था, यहाँ पे जो सेंट्रियोल था, ये हर एक एनिमल सेल में हम बोले थे कि 2 सेंट्रियोल होते हैं। ये क्या करेगा, मूव करेगा अपोजिट पोल पे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये सेंट्रियोल है, ये अपोजिट पोल पे आ चुका है, एकदम आमना मतलब सामने सामने आ गया है, दोनों एकदम अपोजिट पोल पे। इसके बाद अब क्या होगा, तो होगा क्या कि जो सेंट्रियोल है यहां से एक रे लाइक स्ट्रक्चर एराइज होगा, दोनों साइड से क्या होगा, एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर एराइज होगा, धागा की तरह छोटा छोटा स्टार की तरह दिखता है ये। इसको हम बोलते हैं एस्टर रे। क्या बोलते हैं, एस्टर रे। यह जो एस्टर रे है यहां से एक फाइबर एराइज होगा, जिस फाइबर को हम लोग क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर। और यह जो स्पिंडल फाइबर जो रहेगा वह सेंट्रियोल को आपस में क्या करेगा, जोड़ देगा। तो यहां से और यहां से दोनों साइड से क्या होगा, एक फाइबर निकलेगा, जो फाइबर किसको जोड़ेगा, क्रोमोसोम को आपस में कनेक्ट कर देगा। यहां पे एक चीज और याद रखिएगा कि जो स्पिंडल फाइबर जो होता है वो सेंट्रियोल को कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर। तो जैसे मान लीजिए कि वह क्रोमोसोम है, ठीक है, दोनों साइड से मान लीजिए सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर एराइज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर। इसके हेल्प से क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर होगा वो क्रोमोसोम को आपस में क्या कर लेगा, कनेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे काइनेटोकोर दोनों साइड में राइज होगा। अब इधर से क्या निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर। इस स्पिंडल फाइबर को कौन फॉर्म करता है, सेंट्रियोल। तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर क्या किया, दोनों साइड से इसको अब कनेक्ट कर लिया। मतलब यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि जो एनिमल सेल होते हैं उसमें तो सेंट्रियोल होता है, उसमें सेंट्रियोल बना देता है स्पिंडल फाइबर को, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है। तो उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है वही स्पिंडल फाइबर को बनाने का काम करता है। जो हम लोग देखे होंगे कि हम लोग का G2 फेज में, जो हम लोग का G2 फेज था उसमें ही हम लोग का क्या बन गया था, स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर का ऑर्गेनाइजेशन होगा और यह क्या करने का काम करेगा, मेनली यहाँ पे इसको आपस में क्या कर देगा, कनेक्ट कर दे। एक बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि लेट प्रोफेज में जो क्रोमोसोम रहता है वो भी रिप्लिकेट कर लेता है और यहाँ पे एक क्रोमोसोम को फॉर्म कर लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमोसोम। यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है ये भी अपने आप को रिप्लिकेट कर लिया, क्योंकि इस फेज में तो सिर्फ डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ था, क्रोमोसोम का तो हुआ नहीं था। तो यहाँ पे जो लेट प्रोफेज होगा इसमें क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो ये जो क्रोमोसोम है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमोसोम। सिस्टर क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया और उसमें डीएनए का रिप्लिकेशन तो बहुत पहले ही इस फेज में हो चुका था। तो हम लोग इस फेज में देखे थे कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम था वो सेम था, लेकिन डीएनए जो था वो अपने आप को रिप्लिकेट कर चुका था। लेकिन जैसे ही यह लेट प्रोफेज में पहुंचेगा तो जो डीएनए का नंबर था वो उतना ही रहेगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया और सिस्टर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होने के बाद साथ ही साथ यहाँ पे स्पिंडल फाइबर भी क्या हो गया, फॉर्म हो गया। और विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम है वह सेंट्रियोल से क्या है, कनेक्टेड है दोनों साइड से। बात क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल जो था वो कहाँ से कहाँ आया, सेल जो था वो मेनली G2 फेज से प्रोफेज में एंटर किया। प्रोफेज को हम लोगों ने दो भाग में बांटा, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो मेनली डिसअपियर हो गया था। न्यूक्लियोलस जो इसके अंदर जो थे वो भी डिसअपियर हो गए थे और सेंट्रियोल जो था वो अपोजिट पोल पे मूव किया था। बात क्लियर है। और इसके बाद हम लोग ने देखा कि जो लेट प्रोफेज में जैसे ही सेल इंटर किया तो लेट प्रोफेज में आने के बाद ये जो क्रोमेटिन फाइबर ये क्रोमोसोम को फॉर्म किया। क्लियर है। और इसी के अंदर मेनली सिस्टर क्रोमोसोम फॉर्म हुए। उसके बाद सेंट्रियोल से एक फाइबर एराइज हुए जिसको हम लोग क्या कहें, स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर जो था वो मेनली क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर। क्लियर है। काइनेटोकोर जो होगा वो उस
वो कनेक्ट कर देगा मेनली स्पिंडल फाइबर को, और यहां से एक रे लाइक स्ट्रक्चर राइज होगा जिसको हम लोग बोले एस्टर रे। एक बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि एनिमल सेल में तो सेंट्रियोल रहते हैं, लेकिन प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल पाया नहीं जाता है, तो उसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन करेगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन खुद से ही क्या करेगा? स्पिंडल फाइबर को फॉर्म कर देगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रोफेज में देख चुके हैं कि कौन सा फेज में क्या हुआ है, तो ये सारे टर्म्स को हम लोग लिख लेते हैं क्या कुछ हुआ है। सो तो हम लोग यहाँ पे ईयरली प्रोफेज के 3 प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं कि जो ईयरली प्रोफेज थे उसमें क्या क्या मेनली हुए सेल के अंदर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस बोथ डिसअपियर, जो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि इसके अंदर में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो साइड में और न्यूक्लियस जो था वो सेंटर में, वो दोनों क्या हो चुका है? पूरी तरह से डिसअपियर हो गया। उसके बाद सेंट्रियोल मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, मतलब जो सेंट्रियोल था यहाँ पे, जो सेंट्रियोल जो दिख रहा था यहाँ पे, जो सेंट्रियोल दिख रहा था ये वाला, ये अब कहाँ पे मूव कर रहा है? ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है। इसको कहाँ पहुंचना है? यहाँ पे और यहाँ पे। बात क्लियर है? उसके बाद थर्ड पॉइंट था कि क्रोमेटिन फाइबर जो था वो काफी ज्यादा क्वाइल्ड हो गया, कंडेंस हुआ, और क्या चीज का फॉर्मेशन किया? क्रोमोसोम का। तो ये सारे प्रॉपर्टीज किस में कंप्लीट हुए? ये ईयरली प्रोफेज में कंप्लीट हुए। ये तीनों पॉइंट्स आपको एकदम याद ही रखना है। ये तीनों पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। चौथा पॉइंट इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं कि जो ईयरली प्रोफेज थे उसमें सारे सेल ऑर्गेनेल भी क्या हो गए? डिसअपियर हो गए। तो इसमें ये टर्म्स भी जोड़ सकते हैं कि ऑल सेल ऑर्गेनेल ऑल्सो डिसअपियर। जो अदर सेल ऑर्गेनेल थे वो भी क्या हो गए? डिसअपियर हो गए। तो ये हम लोग का प्रॉपर्टी था किसका? ईयरली प्रोफेज का। अब हम लोग देख 3 प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग को लेट प्रोफेज का भी क्या रखना है? याद रखना है। वो 3 प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है कि इन द केस ऑफ एनिमल सेल फॉर्मेशन ऑफ एस्टर रे एंड स्पिंडल फाइबर। ये हम लोग यहाँ पे देख चुके थे कि जो एनिमल सेल थे उसमें क्या चीज का फॉर्मेशन हुए थे? एक रे लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोले थे? एस्टर रे, और यहीं से एक फाइबर का राइजिंग हुआ था जिसको क्या बोले थे? स्पिंडल फाइबर। यही स्पिंडल फाइबर जो था वो क्रोमोसोम को कनेक्ट किया था किसके हेल्प से? काइनेटोकोर के हेल्प से। तो वही सेकंड पॉइंट में लिखा गया है कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर। तो यहाँ पे जो ऐसा स्ट्रक्चर था इसको हम लोग क्या बोले थे? काइनेटोकोर। उसके हेल्प से क्या हुआ था कि क्रोमोसोम जो था वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गया था। और लास्ट में जो इसका फंक्शन था कि इसमें सिस्टर क्रोमोसोम का क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था। इसको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिन बोल सकते हैं, सिस्टर क्रोमोसोम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिस्टर क्रोमोसोम का क्या हो गया है? फॉर्मेशन हो गया है। मतलब यहाँ पे प्रोफेज में अप्रॉक्स आपको 6 से 7 पॉइंट याद रखने हैं कि इसमें क्या क्या चीज कंप्लीट हुआ था। अब हम लोग को नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना है जो हम लोग का स्टार्ट होगा मेटाफेज। इसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों साइडिंग से ये फाइबर जो है अब इसमें फोर्स लगाएगा। क्लियर है? तो आज हम लोग प्रोफेज से रिलेटेड जितने जो टर्म्स थे उसको हम लोग देख चुके हैं कि इसमें किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो बात करेंगे नेक्स्ट फेज के बारे में जिसका नाम है मेटाफेज। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।